निसार सैटेलाइट आखिरकार लॉन्चिंग के लिए तैयार है और भारत के श्रीहरिकोटा से निसार सैटेलाइट का लॉन्चिंग होने जा रहा है। बहुत ही चंद दिन अब इस लॉन्चिंग को बचे हैं, तो इसी निसार सैटेलाइट को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद के डायरेक्टर डॉक्टर नीलेश देसाई जी मौजूद हैं। उन्हीं से बात करेंगे। सर, निसार सैटेलाइट जो कि न मात्र भारत का लेकिन नासा और इसरो का एक संयुक्त प्रोजेक्ट और सैक यानी कि स्पेस एप्लीकेशन सेंटर की बात करें तो एक बहुत ही अहम भूमिका इसकी भी इस प्रोजेक्ट के अंदर है। किस प्रकार से ये पूरा प्रोजेक्ट आगे बढ़ रहा है और अब जब जुलाई महीने में हम पहुंच चुके हैं तो चंद दिनों में ही इसका लॉन्चिंग होने जा रहा है। कब इसका लॉन्चिंग हो रहा है और इससे आने वाले दिनों में क्या मिलने जा रहा है भारत और समग्र विश्व को? जैसा कि आपने सही बताया कि ये नासा और इसरो के बीच का कोलैबोरेशन है और इसमें भी खासकर जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी कैलिफोर्निया अमेरिका और अंतरिक्ष उपयोग केंद्र स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद के बीच का ये कोलैबोरेशन है रडार बनाने के लिए। तो ये रडार अभी पूरी तरह से तैयार हो चुका है, सैटेलाइट भी रेडी है और श्रीहरिकोटा भेज दिया गया है और हमें पूरी आशा है कि जुलाई मास के अंत तक इसका प्रक्षेपण हो जाएगा और उसके बाद हमको 1 से 3 महीने के अंदर इसके जो डेटा है वो भी मिलना शुरू हो जाएगा और उसके उपयोग भी शुरू हो जाएंगे। तो ये जो निसार प्रोग्राम जो है उसकी अगर आपको मैं पश्चात में ले जाऊं तो 2012 में जब इसरो ने और ये खास करके स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद अंतरिक्ष उपयोग केंद्र ने जो भारत का सबसे पहला एक्टिव रडार बनाया था जिसका नाम था RISAT-1 प्रोग्राम, तो रडार इमेजिंग सैटेलाइट, तो वो लॉन्च किया गया था 26 अप्रैल 2012 को। वो रडार बनाने में लगभग 12 साल लगे। 2000 की साल से ये रडार की डेवलपमेंट शुरू हो चुका था और 2012 26 अप्रैल को हमने उसका प्रक्षेपण किया और वो रडार ने लगभग 4.5 साल तक कार्य किया। तो उस रडार की सफलता के बाद नासा और JPL भारत आए, इसरो और स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के साथ उन्होंने अपने विचार विमर्श शुरू किए और उनकी प्रपोज़ल ये थी कि उनके पास एक नई रडार तकनीक है। जो हमने जो बनाया था वो SAR टेक्निक पे आधारित था, सिंथेटिक एपर्चर रडार, और उनके पास एक नई तकनीक थी स्वीप SAR जिसका उन्होंने पेटेंट किया हुआ है। तो वो स्वीप SAR टेक्निक का उपयोग करते हुए वो रडार में कि जो कुछ थोड़ी बहुत खामियां रहती है कि रिजोल्यूशन और कवरेज एक साथ हमको नहीं मिल पाता है, कि अच्छा रिजोल्यूशन चाहे तो कवरेज कम हो जाएगा और ज़्यादा कवरेज चाहे तो रिजोल्यूशन कम हो जाएगा। तो ये त्रुटि को ओवरकम करते हुए उसका ये करने के सॉल्यूशन के लिए उनके पास ये स्वीप SAR टेक्निक उन्होंने पेटेंट की थी और उनका जो प्रपोज़ल था वो ये था कि रडार वो लोग बना के लाएंगे स्वीप SAR रडार और भारत यानी कि इसरो उनको सैटेलाइट प्रोवाइड करेगा, उपग्रह प्रोवाइड करेगा और लॉन्च भी हमारे रॉकेट के GSLV के माध्यम से होगा और श्रीहरिकोटा से होगा। और ये डेटा जो आएगा रडार से वो डेटा हमारे साइंटिस्टों के लिए, वैज्ञानिकों के एनालिसिस के लिए, विश्लेषण के लिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि मुफ्त में मिलेगा। और आपको जानकर ये ताज्जुब होगा कि इसरो ने और अंतरिक्ष उपयोग केंद्र सैक ने इनकी ये प्रपोज़ल ठुकरा दी और ठुकराने का कारण ये था कि इसमें हमको कोई तकनीकी विशेष जानकारी या लाभ नहीं मिल रहा था, क्योंकि हम एक सर्विस प्रोवाइडर की तरह रह जाएंगे अगर ये उनकी प्रपोज़ल अगर एक्सेप्ट करते तो हमने उनको ना कहने की ज़रूरत की। नासा को और JPL को ना कहना भी एक हिम्मत की बात है, जैसा कि आपको विदित ही होगा। तो उसके बाद आगे विचार विमर्श शुरू हुए दोनों संस्थाओं के बीच में और उसके बाद ये निश्चित किया गया और दोनों इस बात पर एग्री हुए, इस बात पर सहमत हुए कि एक रडार अमेरिका की ओर से बनेगा यानी कि नासा और JPL बनाएंगे और दूसरा रडार यहाँ पे अंतरिक्ष उपयोग केंद्र सैक में बनेगा इसरो के द्वारा, और ये दोनों रडार जोड़ के हम संयुक्त रूप से उसका प्रक्षेपण करेंगे एक ही सैटेलाइट में। तो ये एग्रीमेंट पे जो 2012 से विचार विमर्श शुरू हो गए थे, 2014 तक ये पूरा प्रोग्राम फिक्स कर दिया गया
और उस पर हस्ताक्षर किए गए। जो हमारी सहयोग की जो समझौता करार है उस पर हस्ताक्षर लगभग 2014 में हुए। और कार्य तो तकनीकी कार्य तो जैसा कि मैंने बताया 2012 से शुरू हो ही चुका था। तो ये रडार की कामगिरी दोनों संस्थाओं में शुरू हो गई, JPL में, जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी कैलिफोर्निया में, और इधर अंतरिक्ष उपयोग केंद्र अहमदाबाद में। और दोनों अपना अपना रडार तैयार करने लगे। और पहले आशा ये थी कि 2021 तक इसका लॉन्च कर दिया जाएगा, बट जैसा कि आपको पता ही है कि बीच में कोविड का समय आने से अमेरिका और भारत दोनों जगह पे काफ़ी उसमें बाधाएं पड़ी और उस कारण थोड़ा उस प्रोग्राम में थोड़ा देरी हुई है। बट अभी ये सैटेलाइट पूरी तरह से तैयार हो चुका है। अगर हम बात करें तो हमारे सामने एक मॉडल भी यहाँ पड़ा है, अगर इस मॉडल को आप समझा पाए, क्योंकि इसरो और नासा संयुक्त रूप से इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रहे हैं। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद, यानी कि जहाँ हम बैठकर अभी फ़िलहाल बात कर रहे हैं, इसका एक अहम योगदान है। किस तरह का सैक का किस तरह का योगदान है, और ये मॉडल अगर आप इसको समझा पाएँ कि किस तरह से ये आने वाले दिनों में काम करेगा और क्या रिजल्ट आने वाले दिनों में न मात्र भारत लेकिन पूरे विश्व को मिलने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मॉडल NISR का मॉडल है, स्केल डाउन वर्जन है उसका। तो ये ऊपर जो दिख रहा है हमको राउंड कलर का अनफर्लेबल एंटेना बोलते हैं उसको। तो ये 12 मीटर डायमीटर है उसका, और गोल्ड मैश उस पर लगा हुआ है। तो ये 12 मीटर डायमीटर का एंटेना है जो कि अमेरिका में बना है एस्ट्रो कंपनी के द्वारा। और उसको लगाने के लिए जो एक बूम टाइप है वो भी 12 मीटर का बूम है। और यहाँ जो देख रहे हैं आप, ये रडार है जो L बैंड रडार JPL ने बनाया है अमेरिका में, और S बैंड रडार जो अंतरिक्ष उपयोग केंद्र SAC ने यहाँ पे अहमदाबाद में बनाया है। तो वो दोनों रडार जोड़ के ये एक संयुक्त रडार सिस्टम है। और पीछे जो दिख रहा है कि सैटेलाइट, तो ये सैटेलाइट और इसकी ये सोलर पैनल है। तो ये सैटेलाइट और उसके साथ ये रडार को जोड़ दिया गया, और उसके साथ ये एंटेना जुड़ी हुई है। तो जब ये डिप्लॉय होगा स्पेस में तो इस तरह से दिखेगा, और जब उसको लॉन्च करेंगे तब ये एंटेना मोड़ दिया जाएगा, और स्टोर्ड कंडीशन में ये पूरा सैटेलाइट हमारे GSLV Mark II लॉन्च व्हीकल के अंदर, रॉकेट के अंदर ये रखा जाएगा ऊपर, और उसको फिर लॉन्च किया जाएगा। तो इस प्रकार से ये कहा जाता है कि विश्व का अब तक का सबसे महंगा सैटेलाइट है, रडार सैटेलाइट, जिसकी कुल लागत लगभग 13,000 करोड़ के करीब है। इससे क्या परिणाम मिलेंगे, क्योंकि हम पृथ्वी की सतह को सीधे तरीके से कहें तो उसको ऑब्जर्व करेंगे, डेटा जो रिसीव होगा वो पृथ्वी की सतह का रिसीव होगा। कहा जा रहा है कि भूकंप हो या भूस्खलन हो, इसकी जानकारियां भविष्य में मिल पाएंगी, इस प्रकार की बातें सामने आ रही है, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। तो जैसा कि ये रडार की उत्पत्ति हुई थी स्वीपसार टेक्नोलॉजी के द्वारा, और उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि इसका उपयोग करते हुए जो लैंड डिफॉर्मेशन स्टडी है, भूस्खलन और उसके संलग्न अन्य जो अभ्यास करने हैं हमारे वैज्ञानिकों को, तो उसके लिए प्राइमरी रूप से ये बना है L and S बैंड रडार, जिसका इंटरफेरोमेट्री मोड कहते हैं। उसके द्वारा हमको सेंटीमीटर और मिलीमीटर लेवल तक रिजोल्यूशन मिल पाएगा इंटरफेरोमेट्रिक स्टडी से, और इसका स्टडी करके जो पृथ्वी की लैंड डिफॉर्मेशन है, टेक्टोनिक मूवमेंट है, उस सब के बारे में भी जानकारी मिलेगी। और ऐसी आशा की जाती है कि भविष्य में कोई होनहार वैज्ञानिक ऐसी तकनीक इस डाटा को उपयोग करके विश्लेषण करके ढूंढ पाएगा कि जिसके कारण हम भविष्य में अर्थक्वेक का, यानी कि धरतीकंप जो होते हैं उसके पृथ्वी के कंपन का भी अभ्यास कर पाएगा, और उसके बारे में प्रेडिक्शन कर पाएगा कि एडवांस में हमको बता पाएगा कि भूकंप आने की शक्यताएं कितनी है, और कि यहाँ पे भूकंप आने की बहुत ही अधिक संभावना है। आज जैसा कि आपको विदित है, हमारे जो मौसम सैटेलाइट है, वेदर सैटेलाइट, उनके द्वारा हम साइक्लोन और उसकी उत्पत्ति के बारे में पहले से ही जानकारी हमको मिल जाती है, लगभग 12 से 15 दिन पहले। और साइक्लोन की मूवमेंट के बारे में भी लोगों को पता लग जाता है और उसकी आगाही की जाती है। बट अर्थक्वेक के बारे में, यानी कि भूकंप के बारे में अभी तक कोई भी विश्वासपूर्वक ये जानकारी नहीं दे पाता है एडवांस में कि भूकंप आएगा ही ज़रूर से, और इतने लेवल का आएगा और किस तरह से उसके कारण उसके इम्प्लीकेशन हो सकते हैं। तो ये सब जानकारियाँ
ऐसा अनुमान किया जाता है कि ये जो डेटा आएगा एल एंड एस बैंड डेटा, और उसमें उसकी जो संभावनाएं हैं अलग अलग प्रकार की इंटरफेरोमेट्रिक स्टडी के कारण, तो उसके कारण भविष्य में हमको एक दिशा मिलेगी कि भूकंप की जानकारी तो मिलेगी, उसके साथ साथ भूकंप के बारे में हम आगाही पहले से ही कर पाए, उस दिशा में भी कुछ प्रयत्न हो सकते हैं, उसमें लोगों की महारत हासिल हो सकती है। तो इस कारण से ये सैटेलाइट या ये उपग्रह की उपयोगिता और उसके कारण उसने काफ़ी उत्सुकता जागृत की है हमारी वैज्ञानिक कम्युनिटी में, न केवल भारत और अमेरिका में बट पूरे विश्व भर के वैज्ञानिक बहुत ही आतुरतापूर्वक इस सैटेलाइट के लॉन्च होने की राह देख रहे हैं। ये भी जानना चाहेंगे कि सैक का तो बहुत महत्वपूर्ण रडार बनाने को लेकर अपना एक योगदान है, लेकिन जब ये GSLV से एक बार लॉन्च किया जाएगा अंतरिक्ष में या पृथ्वी की जब ये परिभ्रमण ये शुरू करेगा, ये कब से अपना वर्क शुरू करेगा? एक बार लॉन्च करने के बाद डेटा जो रिसीव होगा वो कितने समय बाद से रिसीव होगा, और इसका जो एक आयु हम अगर कहें तो आयु भी क्या रहेगी इसकी? तो जैसा कि मैंने बताया कि ऐसी अपेक्षा है कि ये जुलाई मास के अंत तक ये उपग्रह का परीक्षण किया जाएगा GSLV Mark II रॉकेट के द्वारा श्रीहरिकोटा से। उसके बाद पहले तो सोलर पैनल डिप्लॉय होंगे जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न हो, सैटेलाइट के लिए पावर जनरेट हो। उसके बाद एंटेना जो आपको दिख रहा है ये जो स्टोर कंडीशन में है वो डिप्लॉय किया जाएगा, और एंटेना डिप्लॉय होने के बाद उसका थोड़ा परीक्षण किया जाएगा जब वो पृथ्वी के आजू बाजू घूम रहा है। सुबह 2 बार भारत में वो दिखेगा सैटेलाइट, और 2 बार शाम को या रात को भी दिखेगा। तो और बाकी समय पर पृथ्वी के अन्य भागों पर अपना परिभ्रमण करता रहेगा। तो पहले तो एंटेना का कैलिब्रेशन होगा, उसके बाद पूरे जो रडार इंस्ट्रूमेंट है दोनों एल बैंड और एस बैंड, उसका परीक्षण भारत और अमेरिका नासा के वैज्ञानिक, JPL के वैज्ञानिक, भारत में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अंतरिक्ष उपयोग केंद्र के वैज्ञानिक मिलके ये रडार का पूरा कैलिब्रेशन और कैरेक्टराइजेशन इन ऑर्बिट में करेंगे। और ऐसी आशा की जाती है कि लगभग 1 महीने से लेकर 3 महीने के अंदर ये रडार पूरी तरह से ऑपरेशनल होने के लिए तैयार हो जाएगा। उसके बाद इसकी घोषणा की जाएगी कि इसको ऑपरेशनल डिक्लेयर किया जाएगा दोनों देशों में, और उसके बाद वो डेटा देना शुरू कर देगा। और ये डेटा जैसा कि मैंने बताया भारत में भी उपलब्ध रहेगा और अमेरिका में भी उपलब्ध रहेगा, तो दोनों देशों के वैज्ञानिक इसका लाभ ले पाएंगे। और उसके बाद ये डेटा पूरे विश्व भर के वैज्ञानिकों के लिए भी फ्रीली अवेलेबल होगा। तो इस कारण से जैसे कि मैंने बताया कि कई प्रकार के उपयोग यानी कि एप्लीकेशन के बारे में उसकी उत्सुकता जगाई है, खास करके लैंड डिफॉर्मेशन स्टडी, भूस्खलन, उसके संलग्न जो पहलू है, और भूकंप के बारे में भविष्य में कोई आगाही कर पाएगा नई तकनीक खोज करके, और इसके साथ साथ ग्लेशियर और क्रायोस्फीयर रिलेटेड स्टडी करने में, पृथ्वी के वातावरण, इकोसिस्टम और एनवायरनमेंट चेंजेस के बारे में स्टडी करने में। तो इस तरह से कुल रूप से लैंड रिलेटेड अनेक प्रकार के उपयोग में इसकी कामगिरी सिद्ध होगी। और ऐसी आशा की जाती है, जैसा कि मैंने बताया, कि विश्व भर के वैज्ञानिक बड़ी उत्सुकतापूर्वक ये जो विश्व के सबसे महंगे रडार सैटेलाइट जो कि स्वीपसैट तकनीक के आधार पर बना है उसकी राह देख रहे हैं, उससे डेटा आने की राह देख रहे हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि अब तक का संभवित सबसे महंगा रडार सैटेलाइट माना जाता है, जिसकी अंदाजित जो कीमत है लगभग 13,000 करोड़ के करीब होगी कुल रूप से। लगभग 2021 तक का लॉन्चिंग समय पहले एक तय हुआ था, लेकिन कोविड काल की वजह से निसार सैटेलाइट जो कि पृथ्वी की सतह में जाकर जो डेटा है वो धरती पर भेजेगा, और आने वाले दिनों में जिस तरह से फ़िलहाल अगर हम बात करें तो बारिश का प्रेडिक्शन हो चाहे साइक्लोन का प्रेडिक्शन हो, ये करना आसान हो गया है। ऐसे में आने वाले दिनों में निसार सैटेलाइट अब जब लॉन्च होने जा रहा है, जुलाई महीने के अंत में ये लॉन्च होगा, और 1 महीने से लेकर अगले 3 महीने तक ये पूरा फंक्शनिंग मोड में आएगा और डेटा पृथ्वी पर भेजना शुरू करेगा।
भारत या अमेरिका समेत देशों में इसके डेटा उपलब्ध होंगे, उसके बाद जिस प्रकार से एक उम्मीद जगी हुई है कि आने वाले दिनों में चाहे भूस्खलन की बात हो, चाहे भूकंप की बात हो, इसके भी प्रिडिक्शन किए जा सकेंगे। और अब तक का ये सबसे महंगा सैटेलाइट यानी कि 13,000 करोड़ का जो खर्च है इस सैटेलाइट को लॉन्चिंग करते वक्त तक होने जा रहा है। और ख़ास करके ये पूरा जो प्रोजेक्ट है ना सिर्फ इसरो लेकिन नासा भी इसरो के साथ मिलकर आगे बढ़ा रही है, जिसमें सैक यानी कि स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद की तरफ से एक रडार जो है वो तैयार किया गया है। कैमरा पर्सन जयमीन रावल के साथ अतुल तिवारी, आज तक, अहमदाबाद।